यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो परफेक्शन है इसके यहाँ पर फिजिक्स का टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से फिजिक्स का टेस्ट यहाँ पर देखेंगे, इसमें 150 क्वेश्चन पूरे हैं, राइट। और यहाँ पर भी बीपीएससी को जो 70 का एग्जाम होना है सितंबर में, ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन पूरे यहाँ पर होंगे। पूरा फिजिक्स या हमारा भौतिक विज्ञान है, इससे पूरे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको यहाँ से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, ठीक है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो देखो यहाँ पर जो अदिश राशि है, अदिश राशि हमारी हो जाएगी यहाँ से तापमान, ठीक है। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद करनी है, या पे आप एक A4 पेपर लेके रखना है, यहाँ पे कुछ नोट्स बना के चलते रहना है, ठीक है। बल, त्वरण और वेग सभी सदिश राशियाँ, क्योंकि इनके लिए दिशा की आवश्यक होती है। तो यहाँ से ये तीनों गलत हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा तापमान। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों पर कौन सा युग्म यहाँ पर सही है, ये बताना है। न्यूटन का प्रथम नियम, राइट, और हमारा जड़त्व का नियम होता है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma, ठीक है। सेकंड भी सही है, क्योंकि हमारा द्वितीय नियम है, इसके अनुसार हमारा बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिसको बोलते हैं F बराबर ma, ये भी करेक्ट है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? न्यूटन का तृतीय नियम जो हमारा है ये होता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का बोलते हैं इसको, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होता है यहाँ, राइट। तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया पर असमान, ये गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ गलत हो गया। आंसर क्या है? वो सिर्फ 1 2 करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा दूसरे का डी, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन तीसरा, दाब की एसआई इकाई क्या है? हमारा दाब को जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, यहाँ से ये होता है पास्कल, ठीक है। दाब बराबर होता है क्षेत्रफल बल अपॉन क्षेत्रफल, है ना, F अपॉन जो हमारा एरिया होता है ये F अपॉन ए, P इक्वल F अपॉन ए। P हमारा क्या हो गया? दाब हो गया, F हमारा बल हो गया और A का एरिया हो गया, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से तीसरे का ये C। चौथा, पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु त्वरण प्रतिरोध उपेक्षा करते हुए कितना होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर चौथे का हो जाएगा यहाँ से ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी वाला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वह 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की गति से यहाँ पर नीचे गिरती है ना। इसे यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या स्मॉल जी इसको बोलते हैं। आपसे बोले गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और जी से किससे प्रदर्शित करते हैं? जी हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण, ये कैपिटल जी होता है, ठीक है। दोनों बातें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्शहीन बल है? स्पर्शहीन बल में से कौन सा है? करेक्ट आंसर पाँचवें का हो जाएगा ये है चुंबकीय बल। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्शहीन बल वे होते हैं जो बिना प्रत्यक्ष संपर्क में कार्य करते हैं, जैसे गुरुत्वीय, चुंबकीय और वैद्युत स्थिति बल, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा पाँचवें का सी करेक्ट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? हमारा कार्य को जो एसआई मात्रक होता है ये क्या है? देखो, कार्य और बल और विस्थापन, कार्य को जो बल है और विस्थापन के गुणनफल के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है जब बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाता है, ठीक है। एसआई मात्रक यहाँ पर बल बराबर होता है न्यूटन और विस्थापन इक्वल मतलब मीटर न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा इसका ये छठे का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी जूल, राइट। न्यूटन मीटर यहाँ पर इसको जूल कहते हैं, ठीक है। वॉट या शक्ति इसकी इकाई होती है। कार्य बराबर होता है मतलब शक्ति बराबर पावर बराबर होता है कार्य अपन 100 में, ये मैंने आपको बताया था। पास्कल दाब की इकाई होती है और न्यूटन बल की, ठीक है। तो हमारा जो एसआई यहाँ पर इकाई होगी यहाँ पर जूल हो जाएगी इसकी। सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि की तरंगी प्रकृति को सिद्ध करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का, ये करती है सिद्ध विवर्तन, राइट। विवर्तन हमारा होता है वह प्रक्रिया होती है जिसमें तरंगी किसी बाधा के चारों ओर यहाँ पर मुड़ जाती है या सक्रिय क्षेत्र यहाँ पर गुजरने के समय फैल जाती है। ये विशेषता केवल तरंगे में पाई जाती है और कणों में नहीं होती है। ध्वनि का परावर्तन और अपवर्तन भी होता है, लेकिन ये तरंगी जो होती है प्रकृति को स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं बताती हैं। तो आंसर हमारा सातवें का जो जाएगा ये सी विवर्तन इसका करेक्ट आंसर है। आठवां नंबर क्वेश्चन, केंद्रीयाभिमुख बल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही होगा हमारा, ठीक है। देखो, केंद्रीयाभिमुख के बारे में जो बल हमारा सही होगा इसमें स्टेटमेंट ये हो जाएगा, ये एक समान गति में वस्तु को वृत्त पर बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। यह बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है जिसे केंद्रीयाभिमुख बल यहाँ पर कहा जाता है। तो सी हमारा से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई ओम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का आंसर यहाँ से ये प्रतिरोध के अंदर जो मात्रक होता है ये ओम होता है, ठीक है। मात्रक या इसको ऐसा ही बोलते हैं, तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा ओम। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम और इसकी इकाई साइमेंस या एस होती है, ठीक है। धारिता की इकाई यहाँ पर फैराड होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संवेग एक सदिश राशि है। पहला स्टेटमेंट, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पे है 10वां नंबर क्वेश्चन का, ये
गलत हो जाएगा, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है, यहाँ पे अदिश राशि नहीं है। बल संवेग परिवर्तन की दर होती है, क्या बोला है, बल संवेग के परिवर्तन की दर है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा आंसर रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है सेकंड वाला, ये कहता है कि बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर होती है ये F बराबर d/mv या d/TL, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, द्रव्यमान और त्वरण मिलकर बल का निर्धारण करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट है, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma, तो यहाँ पर दोनों पर निर्भर करता है। तो दोनों बातें करेक्ट है, 2 और 3। तो 10वीं का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है? किसकी प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है? तो पर इस्पात की सबसे अधिक होती है। किसकी होती है? इस्पात। प्रत्यास्था किसी वस्तु की वह क्षमता होती है जिसमें वह विकृति के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है ना। इस्पात का यंग गुणांक हमारा कितना होता है? सबसे अधिक होता है, इसलिए यह सबसे कम विकृत होता है और शीघ्रता से यहाँ पर मूल में स्थिति में वापस लौट आता है। तो इस्पात हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा नियम उत्थापन बल को समझाता है? उत्थापन बल को इनमें से कौन समझाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये समझाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक रूप से डूबी होती है तो वह ऊपर की ओर मतलब एक यहाँ पर अनुभव करती उठी होने का, ये विस्थापित होने के भार को बराबर होती है। तो यहाँ से आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बराबर बताता है, ठीक है। ये समझता है कि वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों है। बर्नौली प्रमेय तरल प्रवाह किताब में यहाँ पर वेग को संबंधित बताती हैं, ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हमारा हो जाएगा, ये उत्थापन बल को समझाता है। क्वेश्चन 13, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब, कब होता है? जब प्रकाश हमारा यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में ऐसी कोण बनाता है जो वहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो बी यहाँ से आंसर होगा। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ये बात याद रखनी है। ऐसी स्थिति में प्रकाश पूरी तरह से सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आंसर 13 का हो जाएगा बी। 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? इनमें से सदिश राशि कौन सी नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ से 14 है, इसका हो जाएगा आपका यहाँ से सी, कार्य, है ना। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, विस्थापन, वेग और त्वरण सभी हैं, सभी सदिश राशि हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा ये नहीं है, कार्य यहाँ पर नहीं होगा, इसमें परिमाण होता है, दिशा यहाँ पर नहीं होती कार्य में, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है? कौन सा कथन सही है? अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से मुड़ता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश का माध्यम बदलता है और झुकता है, ठीक है। पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जल में प्रकाश की गति वायु की तुलना में अधिक होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी गलत है, क्योंकि जल में प्रकाश की गति वायु की तुलना में कम होती है या धीमी होती है। गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा बदलता रहता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो गति में बदलाव के कारण दिशा में परिवर्तन होता है, इसमें स्नेल का नियम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अब तीसरा पॉइंट हमारा स्नेल का नियम बता रहा है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 बात सही है। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 50 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत बता रहा है इसमें, ठीक है। देखो, ध्वनि तरंगों के यहाँ पर जो गलत है, वे निर्वात में यहाँ पर बोला है चल सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। ध्वनि जो तरंगें होती हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंगें, आंतरिक तरंगें होती हैं, इन्हें संचरण में किसी माध्यम जैसे वायु, जल, ठोस की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि वे कंपित होने के कोई कारण नहीं होते उसमें, ठीक है। उनकी गति माध्यम के अनुसार पर बदलती रहती है और ठोस में सबसे तेज और गैस में सबसे धीमी होती है, याद रखना है। तो आंसर हमारा 16 का हो जाएगा, जो बी। 17, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को ऊपर चढ़ाने की घटना किसके कारण होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होती है केशिकानुभव, जो हमारी केशिकानुभवन है, इसके कारण, ठीक है। देखो, केशिकानुभवन जो है ये बल के कारण होता है। ये चिपचिपाहट और आपसी आकर्षण तरल के कारण यहाँ पर बिना बाहरी बल को सक्रिय जगह से ऊपर चढ़ता है। ब्लटिंग जो हमारा पेपर होता है उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो केशिकाओं की तरह यहाँ पर काम करते हैं और स्याही को ऊपर खींचते रहते हैं, ठीक है। आंसर हमारा आंसर 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18, विमान के पंखों को ऊपर उठाने की क्रिया किस नियम से समझाई जाती है? देखो, जहाँ पर बर्नौली के जो प्रमेय के अनुसार जब किसी द्रव या यहाँ जो वायु की गति होती है वो बढ़ती जाती है तो उसका दाब क्या है? घटता जाता है। विमान के पंखों के ऊपर की सतह वक्र की होती है, जिसमें उस पर हवा तेजी से लगती है, जिससे क्या होगा? वहाँ पर दाब है वो कम हो जाता है। आप इससे बोलेगा दाब जो होगा अधिक हो जाता है, इसे क्वेश्चन स्टेटमेंट देगा आपको, तो क्या गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर जो दाब होगा, तेजी से हवा चलेगी तो दाब क्या होगा? कम होगा।
जिससे क्या है, नीचे की सतह पर दाब अधिक हो जाता है, जिससे लिफ्ट या उठाव जो होता है उत्पन्न हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा 18 का बर्नौली का थ्योरम। और यहाँ पर जो मैंने पूरी बात बताई कहानी इसकी, वो आपको एक एक करके एक एक बात आपको, देखो मैं जो समझाता हूँ बात, वो आपको एक एक कहानी तरह माइंड में सेट कर लेनी कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, राइट। हो सकता है आप एक पेज में आप इस सबको नोट भी कर सकते हो, जो मैं बताता जाता हूँ कि जो भी पेपर कराता हूँ आपको A4 पेपर लेना है, जो पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं उसे आप पर नोट करते जाना है। जैसे क्वेश्चन 18 क्या पॉइंट था, है ना, इसे क्वेश्चन डाल के आप पॉइंट भी नोट करते जाओ उनको। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखते हैं पहला यहाँ से स्टेटमेंट, ये बोला है ऊष्मा स्वाभाविक रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर बहती है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारी ऊष्मा है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी ओर की ओर बहती है, पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं 19 का, दूसरा बोला है से पहला गलत था। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो ताप बढ़ने के लिए आवश्यक होती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा ये भी गलत है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी अवस्था में परिवर्तन जैसे गलन वाष्पन में होने लगती है बिना ताप में वृद्धि के। सेकंड भी गलत हो जाएगा। तीसरा, ताप किसी वस्तु के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का मापक होता है। सेकंड जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ताप वस्तु के कणों की औसत गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। ओनली तीसरा करेक्ट है। सिर्फ पूछा क्या क्वेश्चन, मैं पूछा कौन सा सही था, ऊपर पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, कौन सा सही है ये, तो आंसर हमारा सिर्फ तीसरा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल 3। क्वेश्चन 20 है ना, 20 नंबर है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 0.66 मीटर है, उसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आवृत्ति अपॉन आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, इसमें वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा v बराबर 500 इंटू 0.66, हमारा आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये वायु में ध्वनि की जो समान चाल है ये लगभग कमरे के तापमान पर होता है, अतः यहाँ पर 330 पर मीटर सेकेंड जो हमारा होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 20 का, ठीक है। 21, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उपकरण उपयोग में लाते हैं ये लाते हैं बैरोमीटर, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए एक मानक उपकरण है, ये तापमापी जो होता है तापमान को मापता है। हाइड्रोमीटर जो होता है ये तरल की अपेक्षिक जो घनता होता है उसको मापता है, और मैनोमीटर ये गैसों के दाब को मापता है, लेकिन वायुमंडलीय को नहीं, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो बैरोमीटर यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22, दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऐसे दांत अगर हमने दिखाया होगा डॉक्टर को, तो एक ऐसा लिया रहता है, दांत में अंदर से डालता है मुंह में, उसमें से उसको क्या है जो हमारा आकार होता है बड़ा दिखता है उसमें, ठीक है। तो उससे क्या ये कौन सा यहाँ पर लेंस का प्रयोग करता है बोलता है। तो करेक्ट आंसर जो 22 है इसका यहाँ से हो जाएगा आपका 22 का सी, अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि ये आभासी, सीधी और बड़ी छवि को प्रदान कर सकता है। किसको, ये आभासी, सीधी और बड़ी, तीन बातें आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है, ठीक है। इसको यहाँ पर बनाता है, राइट। और समतल दर्पण समान आकार की छवि को बनाता है, ये भी याद रखना है। और उत्तल दर्पण छोटी और विकृत छवि देता है, ठीक है। ट्रैफिक मिरर से यहाँ पर उपयोगी दांत के लिए यहाँ पर नहीं होता है, कौन सा, उत्तल दर्पण। और हमारा होता है परवलय दर्पण, ये दूरदर्शी जैसे उपकरण है उसमें प्रयोग होते हैं, निकट दृष्टि में नहीं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा 22 का सी। एक एक बात आपको यहाँ पे चारों स्टेटमेंट के बारे में लिख लेनी क्या क्या है, क्यों सही है क्यों गलत है। 23, गति और स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गतिज ऊर्जा गति पर निर्भर करती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा ये है, तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमारा जो होता है फॉर्मूला इसका होता है 1/2 mv², ये इस पर आधारित होता है, ठीक है। सेकंड, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरी बात है स्थितिज ऊर्जा स्थिति या विन्यास पर निर्भर करती है। सेकंड हमारा यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा ये भी करेक्ट है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमारा होती है mgh, ये ऊंचाई की स्थिति पर निर्भर करती है। फॉर्मूला क्या होता है mgh, ठीक है। जी हमारा रखेंगे 9.8 और ऊंचाई पर निर्भर करेंगे तो h, और यहाँ पर जो m होगा द्रव्यमान वो रखेंगे कितना होगा, तो यहाँ से ये भी सही हो जाएगा। पेंडुलम के उच्च बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तीसरा क्या होगा, 23 का जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि पेंडुलम के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा हमारी जो होती है शून्य होती है, और गतिज जो ऊर्जा न्यूनतम हमारी शून्य, और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अधिक होती है। यहाँ पर ये बोला गतिज ऊर्जा अधिकतम हो, गतिज ऊर्जा अधिकतम नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, ठीक, गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, 23 का पूछा है कौन सा यहाँ पर सही है, क्या पूछा है, सही पूछा है,
इसमें ये नहीं पूछा कौन सा सही क्या गलत है ना। तो यहाँ पर आपको अपने मन में याद रखना है कि देखो पहला दूसरा सही तीसरा गलत है। तो यहाँ पर सही पूछा तो 1 2 सही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है, सिर्फ लिखा है कथनों पर विचार करना है। ठीक है। 24 अपने आंसर देखो मैं बताता चलता हूँ कौन सा क्या है, स्टेटमेंट से आपको मतलब नहीं, बात अभी की बात समझो कि क्या बातें हो रही है यहाँ। राइट। 24 निम्न में से कौन सा नियम बताता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है यदि तापमान स्थिर रखा जाए तो। आंसर हमारा हो जाएगा 24 का V बराबर होता है क्या IR, है ना। V हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा विभवांतर होता है, I हमारा धारा होती है, R हमारा प्रतिरोध होता है। ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा इसका 24 का ओम का नियम हमारा है, B यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का D बैटरी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। 26 स्केलर और वोटर जो हमारे जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। अदिश राशियाँ सदिश जोड़े के नियम का पालन नहीं करती है ये। ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि अदिश राशियाँ केवल बीजगणितीय रूप में जोड़ी जाती हैं, त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज नियम लागू नहीं होते हैं। तो हमारा पहला सही है। ये दो सदिश राशियों का गुणनफल हमेशा सदिश होता है। ठीक है। दो सदिश राशियों का गुणनफल हमेशा सदिश होता है। ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत क्योंकि दो सदिश राशियों का गुणनफल सदिश भी हो सकता है और क्रॉस गुणनफल या अदिश डॉट गुणनफल भी हो सकता है। तो ये भी गलत हो गया सेकंड वाला। तीसरा कार एक अदिश राशि है, याद रखना है। कार क्या है, अभी मैंने बताया था ऊपर, कार हमारा है बल बराबर विस्थापन इंटू W बराबर होता है W बराबर F अपॉन A होता है, शायद से M होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा जो आंसर होगा तीसरा वाला ये सही है क्योंकि कार हमारा होता है बल इंटू विस्थापन, विस्थापन हमारा D, अच्छा W बराबर F अपॉन D। ठीक है, ये होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ये अदिश राशि है। ठीक है। तो तीसरा भी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है, 1 और 3 सही है ए। क्वेश्चन नंबर 27 साधारण पेंडुलम की समयावधि को निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं करता है। देखो कौन प्रभावित बोले नहीं करता है, तो जो नहीं करता है बॉल का यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है ये इसको प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि समयावधि हमारा होता है सूत्र इसका T बराबर 2 पाई L अपॉन G, ये करके फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या सूत्र में द्रव्यमान हमारा मास नहीं आता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है इसमें, है ना। तो यहाँ पे बल को द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 27 का B यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 सरल आवर्त गति में निम्नलिखित में से कौन सी राशि कण की औसत स्थिति की अधिकतम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का यहाँ से हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी स्टेटमेंट गतिज ऊर्जा। ठीक है। देखो SHM मतलब हमारा यहाँ से सरल आवर्त जो गति होती है इसमें औसत स्थिति पर विस्थापन 0 होता है, लेकिन गति हमारी क्या होती है अधिकतम होती है, इसलिए गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 29 बर्नौली के प्रमेय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं इसको। जब वेग बढ़ता है तब दाब बढ़ता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आंसर गलत है क्योंकि जब वेग बढ़ेगा तब जो दाब होगा वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। जब वेग बढ़ता है तब दाब घटता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, जब ये सभी तरलों पर लागू होता है चाहे चिपचिपापन कोई हो या ना। ठीक है। तो सी नंबर क्या होगा, ये भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें मान चिपचिपापन मान नहीं होता है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। ये हमारा स्टेटमेंट जो डी वाला है ये ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके आधारित है। यह बोला इसको उल्लंघन नहीं करता तो गलत हो जाएगा क्योंकि इस पर आधारित होता है ये। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ दूसरा या बी नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है 29 का। 30 नंबर देखते हैं। ऊष्मा संचरण की विधियों को संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। 30 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि विकिरण के लिए माध्यम के बिना भी हो सकता है, जैसे कि सूर्य से ऊष्मा का आना, और सूर्य से ऊष्मा अगर आएगी तो यहाँ पर क्या उसके लिए कोई आवश्यक माध्यम की हो सकता है नहीं है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। चालन ठोसों में प्रभावी होता है। चालन जो होता है ठोसों में प्रभावी होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात करेक्ट है क्योंकि चालन जो होगा ठोस कणों में कंपन के माध्यम से प्रभावी होता है। संवहन द्रवों में गैसों में होता है। ठीक है, संवहन जो हमारा होता है ये द्रवों और गैसों अणुओं के थोक गति में होता है। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, पूछा देखो यहाँ पर पूछा विचार करना है ना, ये नहीं बता। अच्छा यहाँ पर बोला सही, यहाँ लिखा है सही, तो 2 और 3 सही है तो ए। देखो याद रखना आपको क्वेश्चन ये स्टेटमेंट करने के बाद पूछा क्या ये देखना है कि सही पूछा है गलत पूछा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर देखा कि हाँ सही है तो सही मारा है, बाद में देखा घर में तो पूछा गलत कौन सा। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको यहाँ से देखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्वेश्चन पे ही पूरा माइंड होना चाहिए। ठीक है, फोकस। 31 निम्नलिखित में से किनका उपयोग विद्युत फ्यूज तारों में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। यहाँ पर किया जाता है टिन सीसा मिश्र धातु, सी यहाँ से इसका 31 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फ्यूज तारों के लिए टिन सीसा जैसी जो मिश्र धातु है उसका उपयोग करते हैं क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। 32 यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा इनका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। बहुत लोग अधिक मार के आएंगे, तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्यों इसको यूज करते हैं। ठीक है। 32 निम्नलिखित में से गुप्त ऊष्मा से संबंधित कथनों पर विचार करना है। गुप्त ऊष्मा वस्तु के तापमान को बदलती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोला है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहला यहाँ से गलत है क्योंकि गुप्त ऊष्मा जो हमारी है अवस्था में परिवर्तन कराती, तापमान नहीं बदलती है, गलत हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा अवस्था में परिवर्तन के दौरान लगती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड सही है क्योंकि पिघलने, उबलने आदि में गुप्त ऊष्मा शोषित या उत्सर्जित होती है। इसके लिए तापमान परिवर्तन के यहाँ पर जो होता है उसको दिखाता है, तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट से हो जाएगा। तीसरा, वाष्पन और गलन में गुप्त ऊष्मा शामिल होती है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि वाष्पन और गलन में गुप्त ऊष्मा प्रमुख उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 सही है। पूछा सही कौन सा है, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही सुमेलित है, ये आपको यहाँ से बताना है। देखो जो यहाँ पर सही सुमेलित है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट यहाँ से मायोपिया उत्तल लेंस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, ये अवतल लेंस होता है। हाइपरमेट्रोपिया अवतल लेंस बोल रहा है, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष होता है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस होगा। एंटीगमेटिज्म बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट जो रहेगा, ये स्टेटमेंट हमारा बेलनाकार लेंस से ठीक किया था, ये हमारा स्टेटमेंट सी वाला करेक्ट है। चौथा, प्रिस्बायोपिया जो होता है ये बाइकोफल लेंस होता है, इसका प्रयोग करते हैं ना कि समतल दर्पण का। तो आंसर हमारा देख लो कौन सा गलत है कौन सा सही है। सी नंबर स्टेटमेंट हमारा सही है, बाकी सब गलत है। क्यों गलत है मैंने इसके सही आंसर भी बता दिया, कौन कौन से किसके सही आंसर हैं। 34 है, पूर्ण अपवर्तनीय टक्कर में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 में ये रहती है संवेग। संवेग हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तित जो टक्कर होते हैं उसमें संवेग हमेशा संरक्षित रहता है न्यूटन के नियम के अनुसार। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती क्योंकि उसका कुछ भाग ऊष्मा में या ध्वनि में विकृत परिवर्तन हो जाता है। तो 34 का आंसर सी करेक्ट है। 35 प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपतन कोण इक्वल होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, 35 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब एक ही तल में होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। अपवर्तन और परावर्तन समान होते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या बोला है? तो तीसरी बात हमारे जहाँ से 35 है ये गलत है क्योंकि अपवर्तन माध्यम परिवर्तन से झुकाव होता है जबकि परावर्तन सतह पर वापस लौटता है, यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। पूछा सही कौन सा है, तो यहाँ पे पूछा नहीं सही कौन सा है। ठीक है, बताना है कि संबंधित विचार करना, तो आपको याद रखना है सही ही होगा, तो 1 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 का। 36 विद्युत परिपथ में संधारित्र का क्या कार्य होता है? संधारित्र का हमारा जो होता है क्या कार्य होता है 36 में ये बताना है। देखो संधारित्र हमारे दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का जो आवेश होता है उसमें ऊर्जा संग्रहित करता है। ठीक है, तो हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर, विद्युत आवेश को संग्रहित करना। नाभिकीय संलयन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसके बारे में विचार करना है। यह भारी नाभिकों के विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। पहला क्या होगा? पहला गलत है क्योंकि भारी नाभिकों को विखंडन नाभिकीय विखंडन होता है, संलयन नहीं, नाभिकीय संलयन नहीं, नाभिकीय विखंडन की बात कर दी इसने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नाभिकीय संलयन पूछा है। वह सूर्य के केंद्र में होता है, वह सूर्य के केंद्र में होता है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात हमारी ये भी करेक्ट है क्योंकि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है। तीसरा, ये विखंडन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि संलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये करेक्ट है। 2 3 करेक्ट है यहाँ से, आंसर बी। क्वेश्चन 38 देखते हैं। दो समानांतर विद्युत धारा वहन करने वाले तारों के बीच बल कैसा होगा, है ना। यहाँ तो जो बल होता है इसका 38 का ये हो जाएगा, ये आकर्षण यदि धारा समान दिशा में हो तो। ठीक है, एम्पीयर के नियम के अनुसार यदि दो तारों में धारा समान दिशा में होती है तो आकर्षण अनुभव करते हैं, यदि धारा विपरीत दिशा में होती है तो इसको प्रतिकर्षण करते हैं। तो बी यहाँ से 38 का आंसर हो जाएगा। 39 जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब प्रकाश वायु से जल में सघन माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? कम हो जाती है ना। बी यहाँ से हमारा जो होगा स्टेटमेंट इसका 39 का ये करेक्ट हो जाएगा। गति लंब और जिसको झुकता है, या बी यहाँ से 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नेल के नियम के अनुसार प्रकाश लंब की ओर पर झुका रहता है, इसी कारण जल में वस्तुएं अधिक पास दिखाई देती है हमको, है ना। किसके कारण दिखाई देती है? इसी के कारण, जो हमारा स्नेल का नियम है इसके कारण। ठीक है, क्वेश्चन 40 देखते हैं यहाँ से।
40 नंबर बोला है अर्धचालकों के इस बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखते हैं, इनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच यहाँ पर होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक की चालकता का माध्यम से स्तर होता है जो ये मध्यम स्तर में होता है। इनकी चालकता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। सेकेंड बात, तापमान बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ती है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। धातुओं के विपरीत होते हैं ये। सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके उदाहरण है, ये भी बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम समान यहाँ पे अर्धचालक होते हैं। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 40 का आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। यहाँ पे दे रखा होगा 40 का, हाँ 40 का दे रखा है ना, डी तीनों डी। 41 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो संबंधित है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। एक तो ये प्रकाश के कणीय स्वभाव का प्रमाण देता है ना, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो होता है ये दर्शाता है कि जो प्रकाश है ये फोटोनों से बना होता है, जिससे इसका कणीय स्वभाव सिद्ध होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि अधिक तीव्रता प्रकाश होती है जो अधिक फोटोन और अधिक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है ये प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं, है ना, आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार। तो यहाँ से जो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन 42, ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है। ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारी प्रक्रिया उपयोग करते हैं ये हो जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी हमारे यहाँ से 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश को लंबी दूरी तक मार्गदर्शित करने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करते हैं। ये TIR हमारा जो TIR है, मतलब जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण अधिक होने की स्थिति में प्रवेश करता है। ये मैंने ऊपर आपको बताई बात, ठीक है। इससे प्रकाश फाइबर में भीतर प्रतिबिंबित होता रहता है। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 42 का बी। 43, यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ में समान वेग से गति कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके बारे में सही होगा। देखो यहाँ पर जो समान गति कर रहा है समान रूप से, तो वृत्तीय गति का परिमाण स्थिर होता है और दिशा यहाँ पर निरंतर बदलती रहती है। इस कारण उसमें क्या है, केंद्रीयाभिमुख त्वरण उत्पन्न होता है जो केंद्र की ओर काम करता है। तो आंसर हमारा 43 का सी। 44, नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का सी, आइरिस। ठीक है, आइरिस हमारा होता है आँख का रंगीन भाग होता है। ये प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है जो इस प्रकार के प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कार्निया क्या होता है, कार्निया प्रकाश को केंद्रित करता है और लेंस फोकस को समायोजित करता है, और रेटिना छवियां को ग्रहण करता है। ये सब याद रखना है। आंसर हमारा 44 का सी। 45, विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकती है। पहला गलत हो गया। ये निर्वात में प्रकाश की गति से चलता है, ये मैंने बताया आपको। सेकंड सही है, ठीक है। तीसरा, एक्सरे और माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एक्सरे और माइक्रोवेव हमारी EM स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती है, तो हमारे यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 हमारे 55 में आंसर करेक्ट है, तो हो जाएगा हमारा 45 का बी। 46, द्रव स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब निम्न सूत्रों को दर्शाया जाता है क्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ए, P बराबर H और यहाँ पर PG है ना। यहाँ पर जो हमारा किसी द्रव की गहराई H दाब पर है, ठीक है, यहाँ H हमारा गहराई और जो हमारा P बोला है ये दाब का घनत्व हो गया, ठीक है, और G हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 46 का ए यहाँ से करेक्ट है। 47, ओम का नियम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये कहता है कि धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, ये सभी पदार्थों में गैस और अर्धचालकों पर लागू होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि ये केवल ओम चालक होते हैं, जैसे धातुओं पर लागू होता है, गैसों और चालकों पर नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, ये तापमान परिवर्तन होने पर असफल हो जाता है। तीसरा ये करेक्ट है, क्योंकि प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है, जिससे क्या है नियम असफल हो सकता है। ये हमारा करेक्ट है। 1 और 3 सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 3 सी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 48, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 के यहाँ से ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर्स का वायु में आर्द्रता या नमी मात्रा मापने के यहाँ पर यंत्र होता है, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर हमारा वायुमंडलीय दाब को मापता है, ठीक है।
एनेमोमीटर क्या होता है, ये पवन की गति मापता है, और लेक्टोमीटर मापता है दूध की जो शुद्धता होती है उसको मापता है। तो चारों बातें आपको याद रखनी कौन कौन से क्या किसको मापते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 49 नंबर क्वेश्चन है, 10 ग्राम द्रव्यमान वाली गोली को 500 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा गया है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसकी होगी 125 जूल, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा K × E = 1/2 mv², ठीक है। E की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और नहीं सॉरी, m की जगह द्रव्यमान जो हमारा द्रव्यमान m दिया है, m इक्वल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर इसको बना लेंगे किलोग्राम में तो 0.01 kg हो जाएगा ये, राइट। v हमारा 500 मीटर पर सेकंड है, इसको फॉर्मूला में लगाएंगे तो 125 यहाँ पर जूल आंसर आ जाएगा। 50 नंबर है, रेणुधर्मिता से संबंधित निम्नलिखित में से विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, पहला है ये स्वतः एक स्फूर्त प्रक्रिया होती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि रेडियोधर्मिता एक प्राकृतिक और स्वतः स्फूर्ति यहाँ पर नाभिकीय प्रक्रिया होती है। ये तापमान या दाब पर अप्रभावित रहती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, तापमान या दाब जैसी भौतिक परिस्थितियों में अप्रभावित रहेगी। अल्फा बीटा और गामा विकिरण से इसके प्रकार होते हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तीनों बातें हमारी 50 का करेक्ट हो जाएगा। आंसर रेडियोधर्मिता का जो संबंधित कथन है तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे, डी। क्वेश्चन नंबर 51, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित कथनों में बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल होता है उससे कथन को लेकर बताना है। गुरुत्वीय बल 4 मौखिक बलों में से सबसे कमजोर होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ हमारा करेक्ट है, क्योंकि गुरुत्वीय बल वास्तव में 4 मूल बलों में से सबसे कमजोर होता है, राइट। ये बात सही है। ये भारी पिंडों के बीच कार्य करता है। सेकंड बात भी सही है, क्योंकि उन सभी वस्तुओं के बीच यहाँ पर काम करता है। ये दूरी के अनुसार आकर्षक और प्रतिकर्षक हो सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षक होता है, ये कभी प्रतिकर्षक नहीं हो सकता। तो यहाँ बोला है कि कभी आकर्षक या कभी प्रतिकर्षक हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 51 का आंसर 1 2 ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 52, समान त्वरण वाली गति के वेग में समय ग्राफ के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर जो कथन हमारा सही होगा ये हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर जो समान त्वरण है, समान त्वरण वेग नियत दर में बढ़ता है, इसलिए ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। ग्राफ की ढाल जो होती है बराबर जो त्वरण होता है, जबकि क्षेत्रफल हमारा विस्थापन। तो यहाँ से ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उसके उपयोग का मिलान गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का बी। ये थर्मामीटर दाब को मापता है। थर्मामीटर हमारा दाब मापने के लिए जो यहाँ पर नहीं है, ये हमारा बैरोमीटर होता है दाब मापने के लिए, ये हमारा होता है तापमान मापने के लिए। गलत हो जाएगा बी। क्वेश्चन 54, घर्षण के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। घर्षण अपेक्षित गति का विरोध करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 54 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घर्षण दो सतहों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। ये हमेशा गति की दिशा में कार्य करता है। सेकंड वाला, तो सेकंड हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये गति के विपरीत दिशा में काम करता है, गति की दिशा में नहीं करता है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से कम होता है। तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि रोलिंग घर्षण जो होता है ये स्लाइडिंग घर्षण से कम होता है, इसी कारण पहियों का उपयोग यहाँ पर होता है। तो यहाँ से 1 और 3 यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 54 का सी। 55, निम्नलिखित में से किस तरंग को ध्रुवित यहाँ पर किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का बी। ये अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों को यहाँ पर ध्रुवित किया जा सकता है। 56, केंद्राभिमुख और अपकेंद्री बल के बारे में विचार करना है। केंद्राभिमुख बल केंद्र से दूर की ओर कार्य करता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा चुका है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये केंद्राभिमुख बल केंद्र की ओर काम करता है, न कि केंद्र से दूर की ओर। गलत हो जाएगा। अपकेंद्री बल एक आभासी बल है जो घूर्णन में फ्रेम में देखा जा सकता है। सेकंड सही है, क्योंकि अपकेंद्री बल एक हमारा कृत्रिम बल जो घूर्णन तंत्र में अनुभव कर सकते हैं इसका। दोनों बल समान और विपरीत होते हैं वृत्तीय गति में। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि दोनों हमारे वृत्तीय गति में होते हैं और दोनों बल समान परिमाण और समान दिशा में प्रतीत होते हैं, समान परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतीत होते हैं। ये हमारे यहाँ से इसका ए भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर होगा 2 और 3, पहला गलत है, तो बी यहाँ से सही हो जाएगा आंसर। आगे देखते क्वेश्चन 57। 57 यहाँ से निम्नलिखित में से किसकी प्रवेश क्षमता सबसे कम होती है। जो प्रवेश क्षमता सबसे कम होगी यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा कण, ठीक है। अल्फा कण भारी और धनाभिस होते हैं, इनकी प्रवेश क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन आयतनीकरण जो होता है क्षमता अधिक होती है, और बीटा कण अधिक प्रवेश करते हैं, और गामा किरण सबसे अधिक। न्यूट्रॉन बिना आवेश के होते हैं और गहराई तक यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। तो आंसर हमारा होगा 57 का ए, करेक्ट आंसर है। 58 नंबर, ऊष्मा और तापमान के संबंधित यहाँ पर कारणों से विचार करना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऊष्मा तापमान के अंतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है तापमान ऊष्मा के प्रवाह की दिशा में
निर्धारित करता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तापमान से निम्न तापमान जो होता है उसकी ओर प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर दिशा को दिखाता है, निर्धारित करता है। दो समान तापमान वाली वस्तुएं ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकती है। तीसरा आंसर हमारा ये भी करेक्ट है, क्योंकि यदि तापमान समान हो तो ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर तीनों बातें सही है, तो आंसर हो जाएगा 58 का डी। 59, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस प्रकार परिभाषित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का यहाँ से ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में चाल का अनुपात से। बी यहाँ से क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दर्शाता है कि प्रकाश माध्यम में कितना धीमा चलता है और अधिक जो हमारा अपवर्तनांक है ये अधिक ऑप्टिकल की सघनता कितनी है ये बताता है। तो आंसर बी 59 का करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर, गुप्त ऊष्मा जो हमारी लेटेंट हीट होती है इसके बारे में क्वेश्चन है, और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में यहाँ पर जो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है उसके बारे में क्वेश्चन है। गुप्त ऊष्मा तापमान बदलती है, अवस्था नहीं। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा का कार्य अवस्था परिवर्तन कराना होता है, तापमान बदलना नहीं, ये गलत हो गया। विशिष्ट ऊष्मा अवस्था बदलती है, तापमान नहीं। सेकंड भी गलत है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा तापमान बदलती है, अवस्था नहीं बदलती है, ये गलत है। विशिष्ट ऊष्मा ये निर्धारित करती है कि तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा से पता चलता है कि एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा यहाँ पर चाहिए होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या यहाँ पर बदलता है, क्या नहीं बदलता है, क्या घटता है, क्या बढ़ता है, ये आप एक पॉइंट जो मैंने बताया आपको पेपर लेना है उसमें सब आपको बात लिखते जाना है। ठीक है, क्या क्या पर सही है, क्या गलत है। तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पहला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा आंसर सही है। तो आंसर केवल 3 ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो अक्षय ऊर्जा का हमारा जो स्रोत है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है 61 का आंसर हो जाएगा ये डी, कोयला। 62, नाभिकीय विखंडन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा नाभिक पर आघात करने से शुरू होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि विखंडन तब होता है जब भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 225 पर न्यूट्रॉन टकराते हैं। पहली बात करेक्ट। विखंडन में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि E बराबर जो MC स्क्वायर है यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट बोला है, सेकंड वाला भी। तीसरा, विखंडन उत्पाद हमेशा स्थिर होता है। तीसरा बात यहाँ से गलत, क्योंकि विखंडन उत्पाद प्राय अस्थिर होता है और रेडियोधर्मी होते हैं जिन्हें परीक्षण करने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, तीसरा वाला आपका। ओनली 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है, ए यहाँ से बात करेक्ट हो जाएगा 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश तरंग जो होती है सबसे छोटी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का यहाँ से ये डी, बैगनी। राइट। 64, विद्युत ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ट्रांसफार्मर AC पर कार्य करते हैं, DC पर नहीं। पहला यहाँ से क्या होगा, 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से जो 64 की रहेगी ये करेक्ट है अभी, क्योंकि इनका वोल्टेज उपयोग करने पर घटा बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, ये हमारा गलत, क्योंकि इनमें ऊर्जा की कुछ हानि होती है और उसमें यहाँ पर हानि कोर और लॉस के यहाँ पर बताता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर ए 64 का। 65, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? जो तारे हैं उनके टिमटिमाने का कारण होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। ठीक है, बी, तारों का टिमटिमाना वायुमंडल अपवर्तन का कारण होता है। जैसे जैसे प्रकाश वायु की विभिन्न परतों से गुजरता है वह मुड़ता जाता है, इससे उसकी दिशा में तीव्रता में थोड़ी बदलती रहती है चाल, जिससे क्या होगा, परावर्तन और गुरुत्व पर जो हमारे प्रभाव होते हैं उसमें ध्रुव का कारण नहीं होता है। तो ऐसे हमारा आंसर जो होगा बी 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66, सरल आवर्त गति से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। सरल आवर्त गति जो SHM है ये प्रत्यावर्ती बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, 66 का पहला करेक्ट है। ये त्वरण हमेशा औसत स्थिति से और होता है। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि त्वरण हमेशा औसत स्थिति की ओर इंगित होता है। SHM में कुल ऊर्जा स्थिर होती है। SHM मतलब जो हमारी सरल आवर्त गति है इसमें कुल ऊर्जा स्थिर होगी, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा कुल मिलाकर ऊर्जा स्थित रहती है। तीनों यहाँ पर करेक्ट है, 66 का आंसर हो जाएगा डी। 67, जब कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी आवृत्ति पर यहाँ पर ये अपरिवर्तित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तरंग माध्यम से बदलती है तो उसकी आवृत्ति और तरंग दर बदलती है, लेकिन आवृत्ति समान रहती है। ये स्रोत पर निर्भर करती है माध्यम पर है या नहीं। ठीक है। 68, डायोड और अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डायोड केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डायोड जो होता है एक दिशा में धारा को प्रवाहित होने देता है, पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, डायोड हमारा बोला पी जंक्शन से बनता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा, अर्धचालक पूर्ण शून्य तापमान पर शून्य प्रतिरोध को दर्शाता है।
तीसरा हमारा गलत, क्योंकि शून्य तापमान पर सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध शून्य होता है, अर्धचालकों में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो ओनली 1 and 2, ये यहाँ से 68 का आंसर हो जाएगा। 69 देखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जो है स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ से स्टील, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील जो हमारा होता है ये कठोर और उच्च होता है, ये अपनी चुंबकीयता और जो लंबे समय तक बनाए रखने का एक कारण होता है इसमें, ठीक है, इसलिए स्थायी चुंबक के लिए यहाँ पर उपयुक्त स्टील सबसे अच्छा होता है, ठीक है, तो आंसर सी। 70 ऊष्मागतिकी के नियम लॉ के हिसाब से यहाँ पर इनके बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर पहला, ये प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, पहला एकदम करेक्ट है, क्योंकि ना तो ऊर्जा बनती है और ना ही नष्ट होती है, पहला करेक्ट हो गया। द्वितीय नियम कहता है कि किसी पृथक तंत्र की एंट्रोपी कभी घटती नहीं है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि पृथक तंत्र जो एंट्रोपी होती है बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती नहीं है, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, तृतीय नियम कहता है कि पूर्ण शून्य तापमान प्राप्त नहीं कर सकता है, तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि तीसरा नियम कहता है कि पूर्ण शून्य हमारा जो होता है 0 केल्विन पर एंट्रोपी न्यूनतम होता है, लेकिन इसे व्यवहार में प्राप्त नहीं किया सकता, ये हमारा ये भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है, 70 का आंसर हो जाएगा डी। 71 एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 200 न्यूटन पर मीटर के यहाँ पर इसे यदि इसे 0.1 मीटर खींचा जाता है तो इसे संग्रहित स्थिति जो कितनी होगी? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थिति ऊर्जा होगी PE बराबर फॉर्मूला हो जाएगा PE बराबर 1/2 kx², ठीक है, k बराबर 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा 0.1, ठीक है, तो यहाँ पर भरेंगे तो इसके हिसाब से जो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर 100 × 0.01 बराबर हो जाएगा 1.0 जूल, ठीक है, तो आंसर हमारा ऐसा हो जाएगा 71 का ए है ना, 71 का 100 मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा ना, हाँ, तो 1 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 72 कोणीय संवेग SI की इकाई क्या होती है, मतलब कोणीय संवेग जो हमारा मात्रक होता है क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का बी, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड। 73 निम्नलिखित में से क्या किसी तार का प्रतिरोध रेसिस्टेंस बढ़ा देता है क्या? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध जो हमारा होता है लंबाई के अनुपात और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, मोटाई बढ़ाने से क्या क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे क्या प्रतिरोध घटता है, और तांबा नाइक्रोम से बेहतर चालक माना जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो 73 का आंसर जो हो जाएगा ई लंबाई बढ़ाना, जिससे तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। 74 है 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाता है, कुल खपत कितनी ऊर्जा की होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 के यहाँ से एक स्टेटमेंट, ये 1 किलोवाट घंटा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 जल की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव तरल सतह को न्यूनतम क्षेत्रफल मिलाने में प्रवृत्ति होती है इसकी, ठीक है, इसी कारण जल की बूंदें गोलाकार बनती हैं। ये कीड़ों को पानी की सतह पर तैरने में मदद कर सकती हैं, है ना, ये भी याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या होगा 75 का सी, पृष्ठ तनाव। 76 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उस पर उत्पन्न त्वरण कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा F बराबर ma, ठीक है, बराबर ma लगाएंगे तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बराबर ma में, तो इसमें रखेंगे a हमारा हो जाएगा 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप से देखो जो फिजिक्स का टेस्ट था इसके मैंने पार्ट 1 आपको मैंने करा दिए हैं 76 क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 2 कल सुबह करा देंगे, राइट, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 77 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपके 150 तक आपके कवर हो जाएंगे वो, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करना है, देखना है, जो पॉइंट नहीं आ रहा उसको आप A4 पेपर में अपना पॉइंट को लिख जाओ, और जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई वो भी आप इसको नोट कर सके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।